राधे राधे बच्चों, वेलकम टू एड्यू हिंदी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। तो शुरू करते हैं आज हम अपना नया वीडियो आईसीएसई क्लास 10 साहित्य सागर से काकी के साथ में। बात अठन्नी की सीरीज़ हम कंप्लीट कर ही चुके हैं गद्य भाग से, और पद्य से मैंने कबीर की साखी कंप्लीट करवा ही दी है। तो आज हम पढ़ेंगे काकी। और शुरू करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने चैनल को इनकरेज करें, मैम को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और यूज़फुल कंटेंट लेके आ सकूं। और ये जो हम आज काकी पढ़ेंगे ये आपके यूनिट टेस्ट के मद्देनज़र, आपके सेमेस्टर के मद्देनज़र और आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं काकी। तो पहले हम लेखक परिचय लेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। मैथिली शरण गुप्त की हमने बहुत कृतियाँ पढ़ी हैं, उनके अग्रज थे। ठीक है, यानी अग्रज माने बड़े थे। ठीक है, के बड़े थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। कवि परिचय से जन्म मृत्यु, इनकी कुछ कृतियाँ, कहाँ जन्म हुआ, ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है। तो आप ये ले लेना, अंडरलाइन कर लो अपनी अपनी बुक में। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। ये जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ये उस समय की कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये उस समय के लेखक हैं। और उस समय हमारे भारत में एक वर्ग ऐसा था जो दरिद्रता से और भयंकर परेशानियों से परेशान था, और इतनी कुरीतियाँ थी हमारे भारत में उस समय। तो उन सब के विरुद्ध जो हमारे जितने भी लेखक थे वो आवाज़ उठाते थे। तो सियाराम शरण गुप्त जी ने भी अपनी कहानियों में उन्हीं का ही इनपुट दिया है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारणी तथा सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। ये एमसीक्यू में आएंगे। और अगर सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय आ जाता है तो उसमें कुछ मेन पॉइंट ये डालने होंगे। 5 से 10 पॉइंट डाल दो, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट, अनाथ आद्रा दुर्वादल इनके काव्यखंड है। मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। मतलब ऐसी भाषा जो हर कोई समझ सकता है, उसमें ज़्यादा जोड़ तोड़ वाली भाषा नहीं, ज़्यादा मुहावरे प्रायवची का यूज़ नहीं है, हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं है। बहुत आसानी से हम उनके लिखे हुए शब्दों को, लिखी हुई भाषा को समझ सकते हैं। इसी तरीके से आज हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं काकी, इसमें एक छोटे बच्चे शामू की कहानी हम पढ़ेंगे जो बहुत छोटा है। उसमें उनकी माँ जो है गुजर जाती है, तो उसके बाल मन पर क्या असर पड़ता है उसी को लेकर ये पूरी कहानी है, और आज हम इसे रीड आउट करेंगे। तो लेते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर पर मैं कोहराम मचा हुआ है।
कुराम मतलब रोना धोना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। जब कोई मर जाता तो हम लोग उसे जमीन पे लिटा देते ना, वही सीन है यहाँ पर। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। शामू, ठीक है, ये जो गुजरी है ये शामू की माँ है इसमें, ठीक है, जिसे काकी कॉल करके संबोधित करते थे ये लोग। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उमा यानी उनकी माँ काकी। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाली रही। हमारे हिंदू समाज में औरतें नहीं जाती हैं, जेंट्स लोग ही जाते हैं दाह संस्कार करवाने। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में, आवरण मतलब पर्दे में, उस झूठ के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। अबोध मतलब ना समझ। मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ, ना समझ। वह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। अब उसे पता लग गया है कि काकी जो ऊपर गई है, लेकिन उसे अभी तक बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है जो हम आगे पढ़ेंगे। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी नहीं कहीं नहीं बस ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। रुदन यानी रोना, परंतु शोक शांत ना हुआ, अंदर का दुख उसका शांत ना हुआ। वह वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अनंतर मतलब बाद में, और अगोचर मतलब सूख जाना, गायब हो जाना। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया। जब बारिश होती है तो सब तरफ जल ही जल होता है, पानी ही पानी होता है, नदी नाले भरे हुए थे, गलियां भी भरी हुई होती हैं। पर जब वो सूख जाता है तो ऊपर तो सब सूख जाता है, धूप निकल आती है, मौसम खिल जाता है, बट अंदर में आर्द्रता नमी बनी रहती है। उसी का उदाहरण देके लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि शामों के ऊपर के मन में तो, आवरण में तो उसका दुख गायब हो गया, बच्चा था, खेलने लग गया, कूदने लग गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा था कि मेरी माँ कहाँ चली गई, अब मुझे मेरी माँ से बात करनी है। मतलब अंदर ही अंदर उसका दुख जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ता चला गया, वो शांत नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु से का उदाहरण देके उन्होंने बड़ा ये सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पे मनोस्थिति का। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। बाल मन था ना, कुछ ना कुछ दिमाग में उल जलूल हरकत आ गई होगी। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। मतलब अन्य मनस्क मतलब बुझा बुझा सा मन, कहीं उनका मन नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चल गए, वहां से उठ के चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका रखी और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली।
उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। आविष्कार का मतलब यहाँ चोरी करके भाग गया, उसने निकाल ली यहाँ से। ठीक है। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क, समवयस्क मतलब समान आयु का, ठीक है, समान आयु, सेम एज, शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। ये जो भोला था, उनके घर जो दासी थी उसका बेटा था और उसकी एक बहन थी और शामू इन्हीं के संग खेला करता था। अब जो पैसे चुरा लेता है, जो अपने विश्वेश्वर की जेब से जो पैसे निकालता है वो चवन्नी, वो भोला के पास सीधा जाता है, जो उसकी सेम एज का ही है, उसके बराबर का ही है, और उसको कहता है अपनी बहन से, बड़ी बहन से जाकर कह दो कि चुपचाप तरीके से पतंग मंगवा ले। देखो अब खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। सॉरी। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अब देखो कितना बाल मन है, उसे अभी तक ये नहीं पता कि जो ऊपर चला जाता है वो वापस नहीं आता। उसे तो लगता ऊपर गया है तो वो रस्सी ऊपर भेजेगा और अपनी माँ को खींच के नीचे वापस बुला लेगा। तो यही तो होता है बाल मन। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। भोला उससे ज़्यादा समझदार था। अब आप समझ सकते हैं उसकी बातों में कितनी समझदारी थी, बचपने वाली समझदारी कि वो पतली थी तो उसे इतना तो मालूम था कि पतली डोर से कोई आदमी नीचे तो उतर ही नहीं सकता है, तो मोटी डोरी लगेगी उसके अंदर में। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। वो भी बालमन, उसे भी इतना ही पता था, उसे ये नहीं पता था कि मोटी रस्सी से भी काकी नीचे नहीं आने वाली है। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुहाई गई, परंतु कठिनता यह थी मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बना दया माया जाल के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब भाई घर के लोग तो सारे जो है वो, जो काकी गुजर गई है उसको जला के आ गए हैं। उसका कहने का मतलब उनको जरा भी दया नहीं है, माया नहीं है, दुख नहीं हुआ उसको जलाते वक्त, और अब सब उसी में लगे हुए हैं। अभी तो मेरी इस बात को कोई नहीं समझेगा और ना ही मुझे कोई इसके लिए 1 रुपया भी देगा। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से मनुष्य और शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब विश्वेश्वर को पता लग गया है ये कि मेरे जेब से पैसे निकले हैं, और वह गुस्से में आता है और उन दोनों को धमकाकर बोलता है कि तुम दोनों ने पैसे निकाले हैं। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब सामने आ गया, उसने साफ साफ बोल दिया, मतलब भेद खोलना।
है, साफ साफ बोलना। भोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे चढ़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। मतलब वो एकदम हतबुद्धि, मतलब अब वो एकदम अचेत हो गए, बिल्कुल कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं रह पाए। वो शौक हो गए कि शायद उनसे कहीं गलती हो गई है, ये क्या कर दिया। ये बच्चा तो मासूम है, बालमन है, इसके दिल का हाल कोई नहीं समझ सकता। हमारे तो दुख को सब समझ जाएंगे क्योंकि वो अंदर भी दिखता है बाहर भी दिखता है, लेकिन बच्चे का बालमन, वो अंदर में दुखी है लेकिन बाहर से दुखी नहीं है, और उसके दुख का जो दर्द है जो उसका, वो कोई नहीं समझ सकता क्योंकि उसे तो दिखाना नहीं आता ना, वो दिखाना नहीं जानता है। बस अपने दुख को जताने का उसके पास ये एक तरीका था, जो ये मासूम सी हरकतें वो कर रहा था। क्लियर? तो आज हमने ये इतनी प्यारी सी कहानी पढ़ी, काकी, ICIC साहित्य सागर क्लास 10 की। बहुत अच्छी कहानी है। तो कहानी इसलिए डिटेल में पढ़ रही हूँ मैं, ताकि डिटेल में पढ़ने से कहानी हमें पूरी तरह से समझ आ जाती है, और कोई भी प्रश्न अगर कहीं से भी बोर्ड्स में ऐसा होता है कि अदर पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मैं डिटेल में कहानी पढ़ती हूँ, ताकि आप लोग कोई भी आंसर खुद से सॉल्व कर सकें, खुद की हैबिट हो सॉल्व करने की। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट, जिसमें मैं प्रश्नोत्तरी ही लेकर आऊँगी, प्रश्नोत्तरी पर ही लेकर आऊँगी, लेकिन खुद से भी हम सॉल्व कर सकें, इसीलिए डिटेल में पढ़ते हैं कहानी। क्लियर? तो आज हम लोग का काकी पाठ भी हो गया है। वीडियो बंद करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके जस्ट राइट में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करें। ठीक है? और स्टडी हार्ड। ओके, बाय।